गुजरात का वडोदरा शहर और कहा जाता है इसे कला नगरी। कला की ये नगरी में इतने सारे कलाकार हैं, हर क्षेत्र के कलाकार हैं और वीएनएम की हमेशा ये कोशिश रही है कि यहाँ से उभरता हुआ हर कलाकार वीएनएम के जरिए देश दुनिया पर अपना राज करे। यहाँ बचपन से कलाकार जब छोटे होते हैं, ना सिर्फ कलाकार, क्रिकेटर से लेके हर वो व्यक्ति जिन्होंने वडोदरा को गौरव दिलाया है, वीएनएम उनके लिए हमेशा खास रहा है और वीएनएम के लिए वो लोग हमेशा खास रहे हैं जो वडोदरा को गौरव दिलाते हैं। वडोदरा को गौरव दिलाने वाली ऐसी ही एक खास सिंगर से आज आपको मिलाने वाली हूं और वीएनएम पर आपने उन्हें देखा है, काफी बार देखा है। मैं बात कर रही हूँ हेली भट्ट की। हेली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अब आप सोचेंगे कि हेली ने ऐसा क्या किया है जिसके बारे में आज मैं बात कर रही हूँ। तो हेली ने बहुत बड़ा एक अचीवमेंट खुद तो हासिल किया है, वडोदरा को और गुजरात को दिलाया है। डीडी नेशनल पर आने वाला एक शो जो भारत का पहला ऐसा रियलिटी शो है जिसमें फोक सिंगिंग को महत्व दिया गया है। फोक सिंगिंग ही वहां पर गाया जा रहा है और उसमें हेली गुजरात से, वडोदरा से सिलेक्ट होने वाली एकमात्र सिंगर है जो गुजरात को रिप्रेजेंट कर रही है पूरे अलग अलग राज्यों से आए हुए कंटेस्टेंट के साथ। 24 फरवरी यानी कल डीडी नेशनल पर इसका पहला एपिसोड रिलीज हो गया है और आगे आगे हेली क्या परफॉर्म कर रही है, कल क्या परफॉर्मेंस हुआ वो तो हमने देखा ही, आगे आगे हेली कैसा परफॉर्म करेगी वो भी वडोदरा शहर देखेगा। और मुझे लगता है कि हमें हेली को सपोर्ट भी करना है, अगर वोट करने की बात है वोट भी करना है ताकि हेली जो है वो अपना नाम ऊंचा कर सके, लेकिन साथ साथ वडोदरा का नाम ऊंचा कर सके। हेली के बारे में जानेंगे, हेली किस तरह से इस शो में परफॉर्म कर रहे हैं और साथ ही क्या सपने लेकर हेली आगे बढ़ रही हैं कि वडोदरा को कहां तक पहुंचाना है। हेली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे वीएनएम पर हमारे दर्शकों ने आपको काफी बार देखा है, आपकी सुरीली आवाज को भी सुना है। मैं बचपन से शुरू करती हूँ, शो पर बाद में आते हैं। अपने बारे में कुछ बताइए। मैं बचपन से जो हमारी सिटी है यानी वडोदरा, यहाँ के कलाकारों के बीच ही पली बढ़ी और उन्हीं की बदौलत आज जहाँ पर मैं हूँ, आज जहाँ जो रियलिटी शो में मैं गुजरात को रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो उन्हीं की बदौलत है। और उनके साथ साथ जो हमारी कला नगरी है उसने मुझे संगीत और संगीत के महत्व के बारे में काफ़ी कुछ सिखाया। और उसके साथ साथ मैं छोटी थी तब से क्लासिकल, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल है वो सीखती आई हूँ। उसके साथ फोक म्यूज़िक है यानी कि लोक संगीत गुजरात का, वो मैं सीखती आई हूँ। और यहाँ वडोदरा के गरबा जो बहुत ही फेमस है, तो गुजरात यानी वडोदरा में भी मैं काफ़ी सालों से गरबा परफॉर्म करती आई हूँ। और आज जाकर मुझे एक ऐसा मौका मिला है जहाँ मैं मेरे जो कला जो मैंने यहाँ से सीखी हुई है वही मैं वहाँ पर प्रस्तुत करने वाली हूँ और पूरे भारत को जो गुजरात की एक झांकी है वो करवाने जा रही हूँ। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि गुजरात को रिप्रेजेंट करने का मुझे वहाँ एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली। और कैलाश खेर जी जैसे बड़े दिग्गज और जजेस के सामने मैं ये सब मेरी कला रखने वाली हूँ। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। जिस शो की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है भारत का अमृत कलश। बहुत ही, मुझे तो नाम ही बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर रहा है। किस तरह का ये शो है और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और वहां करना क्या है? ये फॉर्मेट बेसिकली रियलिटी शो का है, पर इसमें जो यूनिकनेस है वो है फोक म्यूजिक। अच्छा। यानी स्टेट, हर एक स्टेट में से एक एक प्रतिनिधि आता है और उसका एक स्टेट का जो गाने हैं वो गाने वहां पर वो प्रेजेंट करेंगे। तो ये एक खासियत है। और उसके साथ साथ एक और अनोखी बात इस शो की है जो है जो पाश्चात्य संगीत है जो चला आ रहा है, तो वो संगीत के साथ एक वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट यानी कि कोक स्टूडियो जैसा उन्होंने करने का प्रयास किया है। अच्छा। और एक यूथ को भी पता चलना चाहिए कि हमारे फोक यानी भारत के फोक में भी उतनी ही ताकत है और उतनी ही विविधता है जो सभी के सामने भारत का अमृत कलश ला रहा है। यानी बहुत उम्दा एक कॉन्सेप्ट लग रहा है कि फोक संगीत एक तरफ रिप्रेजेंट हो रहा है और उसके साथ वेस्टर्न मिक्सचर भी करना है, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स साथ में बजेंगे।
जी जी। कैसा रहा, आपने शूटिंग काफी कर लिया और कौन कौन जजेस इसे होस्ट कर रहे हैं और कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस? जजेस में महागुरु है, वो जो है कैलाश खेर है, एंड उसके साथ जो 3 और जजेस हैं, जो कि है देवोजीत घोष, फिर है गायत्री अशोकन और स्नेहा खानवलकर जी। वो 3 हमारे जजेस हैं जो हमें कमेंट्स देते हैं, फीडबैक देते हैं। हेली, ये जो ऑडिशन हुआ होगा वो कैसा रहा? क्या आपने सबसे पहले गाया था वो मुझे गा के भी बताइए, और बताइए भी कि वो ऑडिशन वाला जो एक्सपीरियंस था वो कैसे हुआ और आप कैसे सिलेक्ट हुए? तो ऑडिशन मुंबई में जब था तब वो ऑडिशन काफ़ी लोग थे मेरे साथ, काफ़ी गुजरात से भी काफ़ी लोग आए थे, तो उन्हीं के साथ मैंने भी compete किया और मेरे गाने गाए, उनको पसंद आए और फिर वहाँ से मेरा सिलेक्शन आगे के राउंड्स के लिए हुआ जी। तो उसका जो मैं गाना था वो मैं आपके सामने गाऊंगी। बिल्कुल। झेला जी रे मारी हट पाटण थी पटोड़ा मोंघा लावजो, झेला जी रे मारी हट पाटण थी पटोड़ा मोंघा लावजो, ए मां रुडारे मुरलिया चितरावजो, पाटण थी पटोड़ा मोंघा लावजो, झेला जी रे मारी हट पाटण थी पटोड़ा मोंघा लावजो। वाह, मुझे समझ में आ रहा है कि हेली का सिलेक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि गुजराती गाने, वैसे भी गुजराती गाने बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। उसके लिए आपको लैंग्वेज जानने की जरूरत नहीं होती, उसके सुर ताल ही इतने खूबसूरत होते हैं। और जब छेला जी रे मारा हाटू पाटण थी पटोड़ा मोंघा लावजो, इस तरीके के जब गीत छेड़े जाएं तो क्या अद्भुत माहौल होगा। वहाँ और कौन कौन से स्टेट से सारे ही स्टेट से लोग रिप्रेजेंट? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से कंटेस्टेंट्स आए थे और उन्होंने अपनी गायकी प्रस्तुत की थी। क्या बात है। तो अलग अलग भाषाओं को आपको सुनने का मौका मिला होगा, अलग अलग सिंगर्स के जो स्केल होते हैं, अलग अलग सिंगर्स की जो हरकतें हैं वो सारी आपने सुनी होगी, समझी होगी और सीखा होगा। कैसा रहा होल एक्सपीरियंस? सच बताऊं तो कंटेस्टेंट्स से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, उनके काफ़ी सारे गाने मैंने खुद भी सीखे, तो वो गाने भी एक प्रकार से अलग मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा सीखने का और जानने का कि दूसरे कल्चर्स जो हैं उसमें भी उतनी ही विविधता है और भारत में ये खजाना छुपा है जो लोगों के सामने आना, आज की जनरेशन के सामने आना बहुत ज़रूरी है। जी, मतलब लैंग्वेज वहाँ बैरियर ही नहीं रहता जब म्यूजिक की बात आती है। वही एक कॉन्सेप्ट है कि बैरियर हटाकर एक संगीत का जो लुफ्त उठाना है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जी। और कैलाश खेर एक महान गायक भारत के, और वो इसे जज कर रहे हैं, मुख्य जज हैं। कैसा रहा कैलाश जी के साथ, क्योंकि वो एक लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है। कैसा रहा उनके साथ ये जो आपने पूरा शूट किया वो सारा एक्सपीरियंस? जब मैं पहली बार स्टेज पर गई, मैंने सामने जजेस को देखा, थोड़ी से नर्वसनेस ऑफ कोर्स होती ही है कि इतने सारे जजेस हैं और इतने दिग्गज कलाकार। तो एक चीज़ जो मेरे माइंड में हमेशा थी वो थी कि मैं मेरे गुजरात को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ, मेरे स्टेट राज्य को प्रस्तुत करने वाली हूँ, तो वो एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा थी और बस उसी के साथ मैंने अपने गाने गाए और आगे भी गाती रहूंगी। आई होप कि जजेस और साथ ही साथ लोगों को ये गाने पसंद आए। कैलाश जी को गुजराती गाना पसंद है? कैलाश जी नाच उठते थे जब भी मैं कोई गरबा गाती थी, फिर उन्हें बहुत पसंद आते थे ऐसे गाने जो भगवान जी के साथ कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनका खास बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होता है, हमेशा माइथोलॉजिकल गाने ज्यादा गाना पसंद करते हैं वो। जी। गुजराती जो हमारे गाने हैं, फोक संगीत है, लोक साहित्य, वो उसमें कृष्ण भगवान का सबसे ज्यादा गाने लिखे गए हैं और उसी को मैं प्रस्तुत करती थी। अनोखी बात फोक म्यूजिक की वो भी थी कि हर एक स्टेट में से जो भी गाने आते थे वो सारों में
अपने जो गॉड होते थे, गॉडेस होते थे, उनका हमेशा से मेंशन होता था। जी। और जब भी कोई ऐसा गाना आता था कि जिसमें भगवान का नाम लिया जाता था, तो वो गाने सुनकर मेरे खुद के मतलब गूज़बम्स खड़े हो जाते थे। और बहुत अनोखा एक्सपीरियंस सभी को लाइव सुनने में मुझे आया। और कौन कौन से गाने आपके बहुत ज्यादा पसंद किए गए? काफी सारे थे। एक था मारगड़ो मारो मिली दियो ने कुंवर कान, बहुत हमारा फेमस गरबा। हाँ जी, एक बार गा के जरूर सुनाइए। जरूर। तो आज जो हम गाने गरबा में ले रहे हैं वो गरबा सिर्फ गरबा की गायकी नहीं है, बट वो अलग अलग जो उसके प्रकार है, जैसे कि डांगी फिर इस तरह के अलग अलग जो प्रकार होते हैं, वो वैसे प्रकार में से ही हमारे गरबा में गाने आए हैं। तो ये उनमें से एक ही प्रकार का गाना है। हमें मैयारा कंस राजा ना वाला कोई ने न दई ये दान, हारे वाला कोई ने न दई ये दान रे, मारगड़ो मारो मिली दियो ने कुंवर कान रे, मारगड़ो मारो मिली दियो ने कुंवर कान। क्या बात है हेली, मुझे लगता है वडोदरा को तो अब झुमाती आई है, अब देश भर को झुमाने वाली हैं। और मैंने बता दिया कि 24 यानी कल से ये जो शो है भारत का अमृत कलश, नाम ही अपने आप में इतना अद्भुत है, वो टेलीकास्ट शुरू हो गया है। और 24-25 यानी शनि रवि हर वीक आप इसे देख सकते हैं। मैं ही आपका शो प्रमोट करी, अच्छा आपको भी करना चाहिए। बताइए कुछ दर्शकों को। डीडी नेशनल दूरदर्शन पर ये भारत का अमृत कलश, इंडिया फर्स्ट फोक म्यूजिक रियलिटी शो, जो 24 फरवरी से रिलीज होने वाला है। आप सबको मैं दरखास्त करती हूँ कि ये शो को जितना प्यार दे सके उतना प्यार दीजिए। सुनिए हमारे जो इंडिया के भारत के जो गाने हैं उसमें कितनी विविधता है। विविधता के साथ साथ जो एक अनोखा बंधन जो हमारे इंडिया को एक बनाता है, वो इस रियलिटी शो के द्वारा प्रस्तुत होने वाला है। आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब ये शो को प्यार दीजिए, ये गानों को प्यार दीजिए और ऐसे ही हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखें। एक सवाल मेरे मन में आया, कैलाश ने आपको कुछ सिखाया कि यहाँ ये सही करने की जरूरत है, इस तरीके का गाइडेंस भी मिला आपको कभी? ऐसे गाइडेंस यूजुअली कैलाश जी नहीं देते थे। नहीं देते हैं? हाँ। अच्छा, वो जजेस हैं वो डेफिनेटली देते हैं। तो क्या क्या आपको सुधार करने का कि आपको ये भी और अच्छा करना चाहिए? काफी सारी चीजें टेक्निकली होती हैं जो सिंगर्स को ध्यान रखनी चाहिए। और जब पहली बार कुछ एक्सपीरियंस होता है तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि माइक का प्रोजेक्शन एक चीज हो गई कि जब आप लाउड गा रहे हैं तो माइक को थोड़ा सा दूर रहकर गाया जाए, तो उससे प्रोजेक्शन के साथ साथ सुनाई भी अच्छा देता है। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट्स वालों के साथ एक तालमेल होती है जो बनाए रखनी है। वो बहुत स्टेज और रियलिटी शो में बहुत अंतर है, तो वो मुझे जानने मिला। और कैसे परफॉर्म किया जाए वैसे माहौल में, वो मुझे सीखने मिला। और हेली के बारे में एक और बात भी मैं बता दूं कि वो वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की स्टूडेंट है, राइट? तो जर्नलिज्म सीखते सीखते आप म्यूजिक में, मतलब म्यूजिक बचपन से ही शौक रहा? म्यूजिक बचपन से ही मेरा एक स्वरूप, मेरा एक भाग है, वैसा कह सकते हैं। जर्नलिज्म लेने का मेरा सबसे बड़ा पर्पस था कि गायकी के साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन उतना ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन और उनके टीचर्स के द्वारा ये सीखने मिला। उन्होंने मुझे मेंटर किया कि हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। सो दैट इज समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माय फैकल्टी एंड आई लव टू से दैट that has got me the confidence that I have. जी। कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है म्यूजिक का? आप अकेले हैं जो गाते हैं? जी नहीं, अब तक मैं पहली हूँ मेरे फैमिली से कि जो मैं गाती हूँ। जी। और यहाँ किस किस से सीखा आपने वडोदरा में? वडोदरा में मैं बचपन से
काफ़ी आर्टिस्ट के साथ, कलाकारों के साथ जुड़ी रही। पहले जो मेरे क्लासिकल के गुरु रहे हैं वो हैं श्री हेमंत कोठारी जी, जिन्होंने मुझे क्लासिकल में ट्रेनिंग दी। साथ ही साथ कलाकारों की बात करें तो मैं वत्सला पाटिल जी के साथ रही, उनके साथ मैंने फोक सीखा। उसके साथ मैंने अनुपा पोटा मैम है, उन्होंने मुझे सुगम संगीत, जो गुजरात का एक अनोखा गायकी है, वो मुझे वहाँ से सीखने मिला। और कई सारे आर्टिस्ट जिनके साथ मैंने शोज़ किए, मैंने प्रोग्राम किए, गरबा किए, सो उन सभी से मैंने सीखा, सभी से मैंने कुछ ना कुछ जाना, और वही आज मेरे काम आ रहा है। बिल्कुल। और हेली अपने आप को कहाँ देखना चाहती? क्योंकि एक तरफ जर्नलिज्म है, एक तरफ म्यूजिक है, वो दोनों ही बहुत अलग क्षेत्र हैं। क्या सोचा है, कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को? मैं सच बताऊं तो मैं म्यूज़िक और संगीत में ही आगे बढ़ना चाहूँगी, और उसी के साथ साथ मेरा ऐसा मानना है कि संगीत में ऐसी ताकत है जो लोगों के इमोशंस को टच कर सकती है और वो दुनिया में एक बदलाव ला सकती है। तो मेरे ख्याल से जर्नलिज्म से मुझे एक सोच मिली कि कैसे दुनिया में बदलाव लाया जाए, और वो बदलाव मैं संगीत के द्वारा आगे ही ले जाना चाहती हूँ। तो ये मेरी एक सोच है, और साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि मेरा जो गुजराती संगीत है, एक मुझे नेशनल मौका मिला, आगे उसको मैं इंटरनेशनली इतना ही अच्छा परफॉर्म करके लोगों तक, बाहर जो पाश्चात्य म्यूजिक के इतने ज़्यादा लोग दीवाने हुए हैं, उनको भी फोक के दीवाने बनाने हैं। बिल्कुल। गुजरात को रिप्रेजेंट कर रही है। सभी राज्यों में गुजरात की एकमात्र हेली भट्ट कंटेस्टेंट है, और गुजरात की वडोदरा से है, जो अपने आप में कला के लिए देश विदेश में जाना चाहता है। आपने वहाँ वडोदरा का प्रचार किया कि नहीं? बहुत किया। वडोदरा मेरे लिए, सच बताऊं, इमोशन है मेरे लिए। वो सिटी है जिसने मुझे सब कुछ दिया है। तो हमेशा जब भी गुजरात कर मुझे प्रेजेंट किया जाता था, मैं हमेशा बोलती थी कि आप वडोदरा गुजरात पूरा नाम लीजिए और मेरे वडोदरा का नाम रोशन कीजिए। क्या बात है। हेली, वैसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनमें हेली का नाम अब जुड़ रहा है, जो देश विदेश में भारत के साथ साथ, गुजरात के साथ साथ वडोदरा का नाम ऊंचा कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं VNM परिवार की ओर से आपको और पूरे वडोदरा की ओर से आपको। थैंक यू सो मच। चलिए, हेली के साथ ये बातचीत यहाँ समाप्त करती हूँ, लेकिन हेली भट्ट का जो सफर है वो बहुत आगे जाए और हम सब उसके गवाह बने, ये इच्छा और आशा और भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ। बहुत बहुत गुड विशेष आपको पूरे वडोदरा शहर की ओर से। शनिवार और रविवार को DD नेशनल पर भारत का अमृत कलश, एक खास शो जिसमें फोक सिंगिंग आपको सुनने मिलेगा, देखने मिलेगा, और हेली भट्ट गुजरात को रिप्रेजेंट कर रही है। जरूर ये सारा शो हम देखना चाहेंगे ही। अब सोशल मीडिया पर भी शोज देखना बहुत आसान हो गया है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हम देख सकते हैं। तो जरूर देखिए, सराहिए, और वडोदरा का नाम जो रोशन कर रहे हैं उनके साथ मिलकर हम भी वडोदरा को देश दुनिया में आगे बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आप सबको हमेशा ही जुड़े रहना होता है, क्योंकि वडोदरा से जुड़ी गतिविधि तो आप तक VNM के जरिए पहुंचती ही है, साथ ही गुजरात की और देश दुनिया की खबरें भी हम आप तक लेकर आते हैं। YouTube चैनल है VNM का, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी हर बात जो आपके लिए जानना जरूरी हम आप तक लेकर आते हैं। फेसबुक पर देख रहे, शेयर जरूर कीजिए। हेली गुजरात का गौरव बढ़ा रही है, वडोदरा का गौरव बढ़ा रही है, और हम हेली को आगे बढ़ाते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 24 घंटे 498 नंबर के चैनल पर जियो फाइबर पर VNM टीवी को देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार। Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel.
your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भाई चुनाव आ रहे हैं और देश का नेता कैसा हो? ट्रूथफुल, ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी। नॉन क्रिमिनल। चुनाव से पहले वोट करने के लिए पैसे ना दे और चुनाव जीतने के बाद काम करवाने के लिए पैसे ना दे। जमीन से और लोगों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऑनेस्ट एंड अकाउंटेबल। जो विचार और कर्मों में देश हित के लिए सोचे और जिसकी सोच तार्किक हो और जिसके कर्म सार्थक हो। एक ऐसा नेता हो जिससे केवल हम चुने ना, उसे प्रश्न भी कर पाए, बिल्कुल बिना भय, बिना डर के। शिक्षित और सजग होना चाहिए। संघर्षशील और शिस्त वाला। तर्क संगत होना चाहिए। तो सुन लिया ना, सोचे समझे और फिर वोट करिए। भारत की राजनीति, भारत का गौरवशाली इतिहास और भारत की ऐतिहासिक परंपरा रही है, लेकिन अब ये किसी मुजरिम या चोर गिरोह की तरह ये एक व्यवसाय बनता जा रहा है। अब पॉलिटिकल पार्टीज नेताओं को खरीद रही है और नेता अपने आप को बेच रहे हैं। वैसे जैसे ही चुनाव आते हैं, ये जो फहरिस्त है लंबी हो जाती है। अब थोक के भाव में राजनेता जो हैं अलग अलग पार्टीज ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है इस दल बदल नेताओं की, जिसे पलटू राम या आया राम गया राम कहा जाता है। आइए एक नजर डालते हैं देश के इतिहास में जो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपना ईमान बेचकर, अपनी आत्मा बेचकर जिस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ आप हमेशा बोलते रहे हैं, उसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। एक छोटी सी नजर। ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं में शामिल थे, लेकिन अब भाजपा के मंत्री है। सुष्मिता देव, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, असम में पार्टी के सबसे अहम नेताओं में एक थी, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी और टीएमसी का हिस्सा बनकर राज्यसभा की सांसद बनी। अमरिंदर सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी बनाई और बाद में पार्टी को भाजपा में मर्ज कर दिया। आरपीएन सिंह 3 बार कांग्रेस से विधायक रहे। आरपीएन सिंह 30 सालों तक कांग्रेस का हिस्सा रहे, लेकिन अब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। अश्विनी कुमार, कांग्रेस के अश्विनी कुमार यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। वो 40 साल तक पार्टी का हिस्सा थे, पर उन्होंने भी भाजपा की राह पकड़ी। हार्दिक पटेल, गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल हमेशा भाजपा को कोसते रहे, लेकिन फिर अपनी करतूतों को छुपाने उन्होंने भाजपा का ही केसरिया धारण कर लिया। कपिल सिब्बल सालों तक कांग्रेस की पहचान रहे, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में निर्दलीय सांसद बन गए। सुनील जाखड़, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने 50 साल तक पार्टी में रहने के बाद कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का कमल थाम लिया। गुलाम नबी आजाद,
गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व से नाराज होकर उन्होंने खुद की पार्टी बना ली। जयवीर शेरगिल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और फिलहाल भाजपा के पार्टी प्रवक्ता भी है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना पार्टी का दामन थाम लिया। अशोक चौहान फरवरी 2024 में कांग्रेस से अलग हुए। अशोक चौहान भी अब बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। अल्पेश ठाकोर कांग्रेस से विधायक रहे अल्पेश ठाकोर ने राज्यसभा उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करने के बाद पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। जितिन प्रसाद राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन वो भी भाजपा में शामिल हो गए। नीतीश कुमार तो जाने ही जाते हैं पलटू राम के नाम से। कभी ये दल कभी वो दल, नीतीश कुमार हमेशा अपना स्वार्थ साधते रहे हैं। रामविलास पासवान, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, नवजोत सिंह सिद्धू, सूची बहुत लंबी है और शायद और लंबी होती जाएगी जब तक देश की जनता ऐसे नेताओं को सिरे से नकार कर सबक नहीं सिखाती। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं, चुनाव के मौसम के साथ साथ आ जाता है दल बदलने का मौसम। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश को कहा जाता है और यहाँ हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते तो हैं, लेकिन लोकतंत्र की धज्जियां खुद यहाँ के नेता कई बार उड़ाते हैं। और दल बदल जैसे ही चुनाव आते हैं, किसी ना किसी मंशा के साथ, कभी टिकट पाने की लालच में तो कभी अपनी गड़बड़ियों को छुपाने की मंशा में, नेता जो है जिस पार्टी से हमने उन्हें चुना होता है, जिस सिंबल से हमने उन्हें चुना होता है, वो छोड़कर दूसरी पार्टी में, दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। उनकी मंशा चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन यहाँ जो वोटर होते हैं, जो देश के मतदाता होते हैं, उनकी मंशा ज़रूर कहीं ना कहीं बदल जाती है। दल बदल कानून जो है वो नेताओं को बचा रहा है, लेकिन ऐसे नेताओं के बारे में देश के युवा क्या सोचते हैं, वडोदरा की पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस फैकल्टी के कुछ स्टूडेंट्स को अपने साथ मैंने इकट्ठा किया है और मैं बात करूंगी उनसे कि आखिरकार नेताओं का ये जो दल बदलने का ट्रेंड है वो उस पर क्या सोचते हैं। हमारे साथ सबसे पहले तेजस है। तेजस से मैं पूछूंगी आखिरकार वो इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या राय है आपकी देश में जो चल रहा है, नेता जिस तरह से अपना पाला बदल रहे हैं उस पर? आज हम देख रहे हैं कि देश में किस तरह एक नेता अपनी बात को छुपाने के लिए, जो उसने गड़बड़ियाँ की उसे छुपाने के लिए, या फिर टिकट पाने के लालच में, या फिर सत्ता के लालच में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है। इससे सीधा असर वोटर के ऊपर पड़ता है, मतदाता के ऊपर पड़ता है। अगर आपने किसी एक व्यक्ति को चुना है तो उसको आप सब कुछ देखते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं, उसकी पार्टी देखते हैं, उसकी आइडियोलॉजी देखते हैं, और उसके बावजूद भी जब वो चुन के जाता है तब दूसरी पार्टी में जाता है तो सीधा असर मतदाता के विश्वास पर पड़ता है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने देश में पिछले कुछ सालों में ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जब एंटी डिफेक्शन लॉ आया था तब परिस्थितियाँ कुछ और थी और आज परिस्थितियाँ कुछ और हो गई है। इसको देखते हुए जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसे और भी मजबूत करना पड़ेगा। और मेरा ये पर्सनली ये सुझाव और मानना है कि अगर कोई भी विधायक या फिर एमपी पार्टी बदलता है तो उसके ऊपर ये बैन लगना चाहिए कि 10 साल तक वो इलेक्शन ना कंटेस्ट कर सके, और एंटी डिफेक्शन लॉ को स्थानीय निकाय के चुनाव में भी कारगर तरीके से उसको लागू करना पड़ेगा। क्योंकि हम ये नहीं कर पाते तब तक ये दल बदल का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे वो स्थानीय निकाय का हो, विधायक का हो या फिर एमपी का हो। तेजस ने बात की एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून। ये दल बदल कानून दल बदल को रोकने के लिए लगाया गया था, लेकिन हर बार जो संविधान हमारा है जिस तरह से उसमें लूप होल्स सामने आते हैं, कुछ ऐसा ही लॉ होल्स इसमें भी ढूंढ लिया गया है। अगर आप रिटेल में खरीदारी करते हैं तो आप पर दल बदल कानून लागू होता है, और अगर थोक में यानी होलसेल में आप खरीदारी करते हैं तो ये कानून लागू नहीं होता है। यहाँ मैं खरीदारी से सब्जियों की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं नेताओं की बात कर रही हूँ, क्योंकि अब होलसेल में यानी थोक में नेताओं को खरीद फरोख्त किया जाता है, क्योंकि 2/3 का जो रेशियो है उसे मेंटेन करने के लिए एक नेता नहीं बहुत सारे नेताओं को एक साथ अपने दल में ले जाया जाता है। अश्मिता, आप क्या सोचते हैं इस पर? जी, मेरा मानना ये है कि जब इलेक्टोरल राइट्स सबको मिली थी तो शायद भारत एक ऐसा कंट्री था जो पहले ही मेन वुमेन सबको इक्वली हमने वोटिंग राइट्स दी थी, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के नाम पे, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। जब हम एक डेमोक्रेसी के डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, हम वहाँ पे पीपल, लोगों के बारे में बहुत एक इम्पोर्टेंस हम वहाँ पे देते हैं। लेकिन जब हम जब वोट देते हैं फिर
जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फिर अपने पार्टी बदल देते हैं, फिर वो एक डेमोक्रेटिक एथोस की मिमिक्री या गिमिकिंग जो अभी CGI रिसेंटली मेयर पॉलिटिक्स जो चंडीगढ़ में हुई उसके बारे में भी उन्होंने कहा। आई थिंक इसमें हमको एज अ यूथ हमको शायद इसमें फोकस करने की और उसके लिए हमको स्टैंड लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा एक वोट एक वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमको जुडिशियसली इम्पोर्टेंटली उसको अप्लाई करना शायद हमको अभी इस कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में बहुत मायने रखता है। सिर्फ दल बदल ही नहीं, आई थिंक पॉलिटिशियंस के लिटरेसी रेट की बात करें या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की बात करें, तो ये भी एक ओवरऑल कंप्रहेंसिव आइडिया होना चाहिए, ना कि सिर्फ डिफेक्शन पे काम करें। एक ओवरऑल आइडिया जो है उस पर हमको एज एन यूथ काम करना चाहिए। एंड मैं ये भी मानती हूँ कि प्रोटेस्ट जो है डेमोक्रेसी के बहुत इम्पॉर्टेंट एंड इंडिस्पेंसिबल एस्पेक्ट होती हैं। तो शायद धरना से ही सही, मे बी नॉट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ना मड़ोड़ना की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन शांति से भी अगर इसको हम विरोध कर पाए तो ये हमारे देश के लिए, हमारे जो यूथ है जो आ रही है अभी एमर्जिंग जनरेशन्स है, उनके लिए भी बहुत मायने रखेगा। चुनावों में वोट प्रतिशत घटता जा रहा है क्योंकि देश का युवा अब कहीं ना कहीं लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है, देश के नेताओं में विश्वास नहीं करता है। और इसलिए मैं इन यंगस्टर्स की राय जानने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये लोग सीधे सीधे पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, इसी की पढ़ाई करते हैं और यही सोच रखते हैं। और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इनकी सोच बदलते पॉलिटिक्स को लेकर क्या है। अलग अलग नेता जिस तरह का ट्रेंड सेट कर रहे हैं वो आगे चलकर भारत के लिए कितना खतरा समान साबित हो सकता है। मनीषा जी, आप क्या सोचती हैं इस पर कि किस तरह से ये जो कानून है देश में जो चल रहा है उसमें सुधार होना चाहिए ताकि हमारा जो लोकतांत्रिक देश है उसे हम और मजबूत बना सके? जी, मेरा ये मानना है, जैसा कि तेजस या अश्मिता ने कहा, करप्शन या डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफेक्शन या फ्लोर क्रॉसिंग या फिर आप दल बदलना जो भी है, इसका जो सीधा असर है, करप्शन भी हम कह सकते हैं, इससे करप्शन भी बहुत बढ़ रहा है। तो देश में जैसे आप वोटिंग राइट्स की बात कर रहे हैं या फिर आप जनता का विश्वास या उनकी बात कर रहे हैं, तो करप्शन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। तो इससे करप्शन बहुत बढ़ रहा है। तो जैसा मेरा भी ये मानना है कि अगर आप धरना देना या फिर आप कुछ भी कहें, प्रोटेस्ट करना, आप अगर जाके अगर सड़क पे उतर आए, उससे अच्छा अगर आप जैसे मीडिया के थ्रू अगर हम कुछ कह सकें तो यंगस्टर्स को ये भी जानना ज़रूरी है कि इस चीज़ से क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर अगर हम ज़्यादा ध्यान दें तो शायद हम कुछ कर सकते हैं। इसका काफ़ी अलग अलग वेज हैं अपनी बात पहुंचाने के। और यहाँ बात हो रही है नेताओं की। नेता एक आइडियल व्यक्ति होता है देश के लिए, उसकी जो भी टेरिटरी होती है उसके लिए। और उस नेता, जैसे ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उस नेता की सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्या हैं, उनकी अच्छाइयाँ क्या हैं, उनके काम कितने हुए हैं, ये सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान में लिया जाना चाहिए। शायद कोई पार्टी तो उन्हें अपने दल में लेने से पहले ये नहीं सोचती है, क्योंकि उन्हें सीधा लालच दिया जाता है या तो कहीं की टिकट का, या तो पैसों का, या तो अगर उनके जो बिजनेसेस हैं उसे कहीं ना कहीं संभाल लेने का। ये जो पूरा षड्यंत्र देश में चल रहा है, आज उस पर मैं आवाज़ उठा रही हूँ। आप क्या सोचते हैं देश के सिनारियो के बारे में, और दल बदल कर नेता जो जा रहे हैं उन पर मतदाताओं को कितना भरोसा करना चाहिए? क्योंकि जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और लोकतंत्र में मतदाताओं से बड़ा कोई नहीं है। तो हम जो उनका एक वैल्यू है कहीं ना कहीं वो उस पर किस तरह से एक प्रभाव पड़ रहा है, एक नकारात्मक रूप से। केवल एक इस दल बदल का एक प्रक्रिया है, वो केवल एक प्रक्रिया नहीं है। जैसा कि हमारे और कुछ साथियों ने बताया कि आगे पीछे जो कई मुद्दे हैं और उन मुद्दों पे अगर चर्चा नहीं की गई तो केवल दल बदल का एक कानूनी रूप से उसको ठीक करने का प्रयास करना काफ़ी नहीं है। और उन्हीं एक मुद्दों में से मैं एक मुद्दा बोलूँ या एक मैं सुझाव देना चाहूँगा कि जो राजनीतिक साक्षरता जो है, जो पॉलिटिकल लिटरेसी है, वो केवल हमें ऐसा नहीं है कि हम शैक्षिक संस्थानों में हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने हो सकता है थोड़ा कहीं ना कहीं राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किया है, किंतु समाज में बाकी जो व्यक्ति हैं, अन्य तबके हैं, उनको क्या इसके बारे में जानकारी, क्या उनको इसके बारे में पता भी है कि जब वो मत देते हैं तो उनके मतों का किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है, क्या वो वाकई में लोकतंत्र को सुदृढ़ कर रहा है
या केवल वो बस एक छोटा सा एक एक्शन मात्र है, एक छोटा सा हमने कार्य किया और वो राजनीति में हमने लोकतंत्र के इस बड़े त्यौहार मतदान के साथ ही वो समाप्त हो जाता है। तो उसका जो एक जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है और वो केवल तभी संभव है जब हम एक पॉलिटिकल जो लिटरेसी है उसको इम्प्रूव करेंगे। साधारण रूप से तो अध्ययन और शिक्षा ज्ञान चल ही रहा है, पर क्योंकि भारत में जो लोकतंत्र की पद्धति है केवल ये संस्थागत रूप से नहीं है, इसका प्राचीन इतिहास रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं बरकरार रखना बहुत आवश्यक है और वो तब तक नहीं होगा जब तक हम जैसे युवा लोग हम लोग उस बारे में चर्चा ना करें और घबराने डरने से अधिक कि उसके बारे में अगर हमें लग रहा है कि छोटे से छोटे स्तर पर चर्चा की जाए, हो सकता है कि एक छोटा सा मुद्दा, एक छोटा सा तरीका हम आगे ले पाएँ। और जब तक लोगों को अवगत नहीं होंगे कि समस्या क्या है, डिफेक्शन एक समस्या है, वो समस्या तभी होगी जब शैक्षिक संस्थानों तक नहीं बाकी लोगों तक पहुंचे। युवा केवल शैक्षिक संस्थानों में नहीं है, अन्य जगहों पर भी हैं, तो उनको किस तरह से हम अवगत कराएं वो ज़रूरी है मेरे हिसाब से, तो उस पर शायद कार्य किया जा सकता है। पॉलिटिकल लिटरेसी बहुत बड़ा वर्ड यहाँ आया है कि राजनीतिक साक्षरता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज वोट तो शायद देना हर व्यक्ति जानता है, देश का हर नागरिक जानता है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं जानता है वो ये है कि वोट आखिरकार देना किसे है। आपने मुझे कहा कि इसको वोट दे दीजिए, या मेरी समझ में जो आया मैंने उसे वोट कर दिया। एक सिंबल देखकर वोट किया जाता है, एक नेता को देखकर वोट किया जाता है, लेकिन सिर्फ एक नेता पर कोई भी पार्टी या कोई भी देश नहीं चलता है। उस नेता के साथ साथ जुड़े नेताओं पर ये देश चलता है और उन सभी नेताओं को परखना सारे ही मतदाताओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज इसलिए अब लोकसभा चुनाव को 1-2 ही महीने बचे हैं और इसलिए ऐसे सारे मुद्दे देश में चर्चा में लाए जाने ज़रूरी है ताकि हम पॉलिटिकल लिटरेसी फैलाए जा सके। VNM TV के माध्यम से तो ये कोशिश हम हमेशा से करते ही आए हैं और लगातार चुनाव तक आप तक हम ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे ही कि आखिरकार आपका नेता कैसे हो, आप उसे कैसे चुन सकते हैं। महर्षि, क्या सोचते हैं आप, किस तरह से देश का जो राजनीतिकरण हो रहा है, देश की राजनीति में बदलाव हो रहा है, उसे बदला जा सकता है देश के नागरिकों के हित में? सबसे पहले तो मैं एंटी डिफेक्शन लॉ पे थोड़ा इतिहास उसका बताऊंगा, फिर मैं अपने सुझाव पे आप इस यहाँ पे समक्ष रजू करूँगा। क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ जब आया था 1967 के बाद 85 में जो अमेंडमेंट आया 57 अमेंडमेंट, उसके बाद वो सिर्फ निजी तौर पर जैसे कि MP और MLA तक ही सीमित रहता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा लूप होल आया वो जब 2003 में 92nd अमेंडमेंट आया, उसमें ऐसा क्लोज डाला गया कि अगर 2/3 से ज़्यादा MLA या MP किसी पार्टी से अलग होते हैं, अपना अलग ग्रुप होते हैं, मर्ज होते हैं, तो उस पर दल बदल कानून का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं हो सकता है। इसकी वजह से क्या हुआ, स्टेबिलिटी का कंसर्न जो पहले था कि आयाराम गयाराम जैसी स्थिति निर्माण हुई थी 1967 में, वो तो हम उसने एड्रेस कर दिया। बट ये जो महाराष्ट्र की क्राइसिस हुई जिसमें 40 से ज़्यादा विधायक दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, स्टेबिलिटी एक ही पार्टी की फेवर में जा रही है, रूलिंग पार्टी की फेवर में जा रही है, तो ये कंसर्न सबसे बड़ा है कि जो 2/3 से ज़्यादा MLA MP अलग गुट की तरह जब पेश होते हैं तब उस पर ये अप्लाई नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ा लूप होल है। और दूसरे सबसे बड़ा लूप होल ये है कि अल्टीमेट अथॉरिटी स्पीकर या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हाउस के होते हैं उसके पास होती है कि किसको डिफेक्ट करना है, कौन से ग्राउंड पे डिफेक्ट करना है। हालांकि 2020 में ये चीज़ हुई थी मणिपुर विधानसभा में जो विधायक थे वो 3 साल तक दल बदल हो गया था, उनका पक्ष उनका चेंज हो गया था, रूलिंग पार्टी की फेवर में चले गए थे। 3 साल तक स्पीकर ने कोई भी उन पे एक्शन नहीं लिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद उनको फिर इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ में कोई प्रकार का टाइम लिमिट या उसकी समय की जो सीमा है वो उसमें क्लोज नहीं डाला गया है। तो स्पीकर जो अथॉरिटी है वो वैसे देखा जाए तो इंडिपेंडेंट ऑफिस से और इम्पार्शियल मैनर में काम करनी चाहिए। जो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं तो हमेशा रूलिंग पार्टी के फेवर में ही वो अपना निर्णय सुनाते हैं। तो एक टाइम क्लोज की भी आवश्यकता है कि निर्धारित समय में दल बदल करने के बाद जो MLA MP होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। और तीसरा कंसर्न है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के 2 कंसर्न होते हैं, एक स्टेबिलिटी होती है और एक अकाउंटेबिलिटी होती है। जबकि एंटी डिफेक्शन लॉ में सिर्फ आप दूसरे पार्टी की आप मेंबरशिप लेते हो तब आपका पद MP MLA से आपको रेजिग्नेशन देना पड़ता है, यहाँ तक सीमित नहीं रहती। अगर आप अपनी पार्टी के विरुद्ध वोट करते हो, अपने व्हिप के विरुद्ध में आप वोट करते हो या फिर वोट से एब्सटेन करते हो या फिर पब्लिकली अपनी पार्टी जो इस मेंबरशिप में हो उसको आप क्रिटिसाइज करते हो तो भी आपको डिफेक्ट किया जाता है। तो ये एक पार्लियामेंट्री या फिर पॉलिटिकल पार्टी की जो डिसिप्लिन है उसके खिलाफ
जाता है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी रुकावट है। अगर मैं अपनी पार्टी में किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूँ, अगर मेरी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ पब्लिकली, तो फिर ये गलत चीज़ भी नहीं है, ये मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है और मैं अपनी पार्टी को सुधार करना चाहता हूँ, ना कि मैं पार्टी से डिफेक्ट हो रहा हूँ। तो मेरे ये 3 कंसर्न थे जो मैंने पेश कर दिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी और इंडिपेंडेंट बॉडीज़ ने भी सुझाव दिए हैं कि डिफेक्ट करने की जो सत्ता है वो या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होनी चाहिए या फिर एक ट्रिब्यूनल बनना चाहिए जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या चीफ सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जज है वो हेड के, जिससे एंटी डिफेक्शन लॉ ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो पाए और मोड ऑफ कंडक्ट जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको भी हमें, जैसे हमारे साथियों ने बताया, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कानून बहुत सारे बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ लूपहोल्स ढूंढ ही लिए जाते हैं। उसके कोई ना कोई जो प्रावधान है उसका इस्तेमाल कर लोकतंत्र को कमज़ोर किया जाता है और उसमें मतदाता एक सीधा जरिया बनता है। क्योंकि अगर कोई नेता दल बदल के दूसरे दल में जाता है और फिर भी हम उसे चुनकर लाते हैं क्योंकि उस पार्टी को हम पसंद करते हैं, इसीलिए हम पार्टी को पसंद करते हैं, लेकिन हो सकता है उस पॉलिटिकल लीडर को हम पसंद ना करते हों, लेकिन फिर भी हम चुनकर लाते हैं और यहाँ थोड़ी सी सोचने वाली बात बन जाती है। और इसीलिए आज इन युवाओं के जो सोच है वो मैं पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं आप तक कि ये क्या सोचते हैं और जस्ट क्या सोचते हैं। एक और शब्द आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, रिसोर्ट पॉलिटिक्स। क्या जानते हैं इसके बारे में और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रिजॉर्ट पॉलिटिक्स मैंने सबसे पहले जाना था 2018 के इलेक्शंस में, जब विधायक जब सेलेक्ट हुए थे उसके बाद उन्हें रिजॉर्ट्स में ले जाके रख दिया था कई राज्यों में। अगर पार्टी ए है तो उन्होंने अपने विधायक अपने दूसरे राज्यों में ले जाकर छुपा दिए थे या बचाने का प्रयास कर रहे थे कि वो किसी और पार्टी में ना चले जाएं, क्योंकि एक राज्य में देखा गया था कि 40 से 45 एमएलए किसी और पार्टी में चले गए थे। लोकतंत्र के कुछ फ़ायदों में एक फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। अगर वो ऑप्शंस ही इधर उधर होते रहें तो फिर लोगों का भरोसा लोकतंत्र से उठेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक माध्यम है कि हम लोकतंत्र को अच्छा बना सके और इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत बड़ा रोल है कि हमारा लोकतंत्र अभी भी है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस चलता रहता है। अगर आप किसी पार्टी ए को उसकी आइडियोलॉजी के कारण फॉलो करते हैं और अगर आइडियोलॉजी उसकी है माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट और उसमें अगर आपको एक नेता पसंद है, अगर वो उठ के किसी दूसरी पार्टी में चले जाए जो माइनॉरिटीज़ के लिए काम नहीं करती है तो आप उस नेता को वोट नहीं देंगे। मेरा ये कहना है कि अब थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज़ को पीछे हटकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, ना कि जाके नोटा में अपने वोट को दबाना चाहिए। आपके पास 14 से 15 ऑप्शन रहते हैं जब आप ईवीएम में वोट देने जाते हैं। अगर उसमें से एक भी पसंद नहीं आ रहा है तो ये लोकतंत्र की एक कमी है और हमारा ये एक नुकसान है। अगर हम किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी वोट देते हैं तो भले वो हार जाए, लेकिन उसका ये हौसला बढ़ेगा कि चलिए मुझे एक वोट और मिला, तो वो अगली बार और सक्षम होके हमारे सामने आएगा। ओजस बता रहे थे कि एक एक वोट की ताकत क्या होती है। एक एक वोट की ताकत एक एक प्रत्याशी को मजबूत करती है और आने वाले चुनाव के लिए अच्छे उम्मीदवारों को तैयार करती हैं। हम पार्टी को वोट दे सकते हैं अगर आपके वहाँ वो उम्मीदवार अच्छे से काम कर रहे हों। हम बात कर रहे हैं दल बदल पर, हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र को मजबूत करने पर और हम बात कर रहे हैं अच्छे नेताओं के चयन पर। चलिए, प्राची हमारे साथ है। प्राची से पूछूंगी प्राची क्या सोचते। प्राची, आप भी एक जिम्मेदार वोटर बनेंगे, शायद अब लोकसभा चुनाव में आप वोट भी कर सकेंगे। क्या सोचते हैं, एक वोटर जब वोट करता है उसे क्या सोचकर वोट करना चाहिए? कि मुझे ऐसा लगता है कि वोटर्स को 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहले तो उनके रीजन में जो नेता है उसका क्या प्रभाव है, क्या वो अच्छी संगति का है या फिर उसके साथ साथ जो है वो अगर करप्शन में इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर भी देखना चाहिए। साथ साथ उनका रीजनल काम भी देखना चाहिए। और दूसरी चीज़ है जो उनकी नेशनल पार्टीज़ है उसको भी देखना चाहिए और उनके पॉलिसीज़ को, साथ ही साथ उनके नेचर को देखना चाहिए, उनकी आइडियोलॉजी को देखना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेजरली इन चीज़ों को तो ज़रूर देखना चाहिए, तो ये मैं मानती हूँ। और साथ ही साथ जब आप वोट कर रहे हो तो जब आप नेशनल पार्टी के लिए भी वोट कर रहे हो तो रीजन में जो है इन्फ्लुएंस उसका दिखता है, तो वो भी एक चीज़ है।
आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं और पॉलिटिक्स देश में जो चल रहा है उससे आप फॉलो भी करते होंगे, क्या इसमें कोई बदलाव चाहते हैं? मैं बदलाव चाहूँगी कि पार्टीज़ जो है, छोटी छोटी पार्टीज़ जो है वो थोड़ी कम हो, ताकि जो है हम ज़्यादा फोकस कर पाए बड़ी पार्टीज़ पे। जैसे कि अगर हम बड़ी बड़ी कंट्रीज़ का एग्जांपल दें, जैसे यूएस के, यूके के, तो उधर बड़ी बड़ी पार्टीज़ है जहाँ पर जो है उनका इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन अच्छे से हो पा रहा है, तो वो इंटरेस्ट को है अलग से बता पा रहे हैं। बट हमारे यहाँ छोटी छोटी पार्टीज़ में पॉलिटिक्स के कारण जो है वो बड़े बड़े इश्यूज़ जो है वो डिस्कस नहीं हो पा रहे हैं। हम पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व है कि डेवलपमेंट पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है। प्राची का मानना है कि छोटी छोटी पार्टीज खत्म होनी चाहिए और विपक्ष, देश में विपक्ष का जो रोल होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यंगस्टर क्या सोचते हैं विपक्ष के रोल के बारे में, वो भी हम ज़रूर जान लेते हैं। हमारे साथ प्रगति है। प्रगति, एक विपक्ष कितना ज़रूरी होता है देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में? मेरा मानना है कि जब देश बन रहा था तभी गवर्नमेंट का डिसाइड हो रहा था किस टाइप की होगी, तो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल था। तो हम पार्लियामेंट के लिए इसलिए गए थे क्योंकि इसमें अकाउंटेबिलिटी थी और स्टेबिलिटी थी। बट अभी डिफेक्शन के कारण हमें बस एक स्टेबल रूलिंग पार्टी नहीं, बट एक स्टेबल अपोजिशन भी चाहिए जो टाइम टू टाइम क्वेश्चन करे गवर्नमेंट के एक्शंस को, पॉलिसीज़ को, ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट हो। और इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है बिकॉज हम एज अ सिटीजन्स आपको चाहिए कि आपके लिए कोई स्टैंड करे। अपोजिशन इस पार्ट में का इसमें बहुत फेलियर फेस कर रही है अभी। उनका फोकस है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास कैंडिडेट्स आ सके, और इसके कारण उनके क्वेश्चनिंग, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत वीक होते जा रहा है। प्रगति, अगर आपको वोट करना है, क्या सर्च करके आप ढूंढने की कोशिश करेंगी कि कौन सा नेता मेरे लिए, मेरी टेरिटरी के लिए, मेरे एरिया के लिए अच्छा है? मेरे लिए वो नेता अच्छा होगा जिसने मेरी टेरिटरी में काम किया होगा, जिसने ओवरऑल सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं, ओवरऑल सारी कम्युनिटी के लिए काम किया होगा। सो मेरे लिए वो नेता अच्छा होगा। श्रेया भी हमारे साथ है अब, और श्रेया से भी कुछ ऐसे ही सवाल मैं पूछूंगी कि जो राजनीति चल रही है, देश का जो माहौल चल रहा है, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। विपक्ष की भूमिका पर बात हुई, आपको क्या लगता है? मैं ये एक और सोच जानने की कोशिश करती हूँ कि एक मजबूत विपक्ष, क्योंकि अब देश में से विपक्ष को ख़त्म करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, इस कोशिश के बारे में आप क्या कहेंगे? एक डेमोक्रेसी में अपोजिशन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि अगर कोई एक रूलिंग पार्टी है वो जो भी काम कर रही है तो उस काम का, और मतलब वो अगर अपोजिशन नहीं होगा तो फिर वो शायद इतना इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं अभी तो कोई अपोजिशन है नहीं, मैं जो रूल्स या जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ या जो गवर्नमेंट कर रही है तो लोग उसके फेवर में ही रहेंगे, भले उनको मतलब वो चीज़ सही नहीं लगती हो, वो लोग उसको अपोज नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे कोई अपोजिशन है ही नहीं। बट अगर अपोजिशन होती है तो ये गवर्नमेंट का जो एक चैलेंज करता है गवर्नमेंट को कि हमें और काम करना चाहिए, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्योंकि फिर अपोजिशन जो होगा वो उन्हें चैलेंज करेगा कि हम ये पॉलिसीज़ लाएंगे, हम ये पॉलिसीज़ लाएंगे। तो इसके कारण जो है वो रूलिंग पार्टी जो है वो और ज़्यादा पॉलिसीज़ लाने की कोशिश करेगी। लेकिन आजकल विपक्ष के जो लोग हैं, मजबूत लोग हैं, वो ही रूलिंग पार्टी में जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? इसके लिए जैसे कि प्रगति ने कहा, एक स्टेबल अपोजिशन पार्टी होनी चाहिए जो एक्चुअली स्टेबल हो, क्योंकि डेमोक्रेसी का सबसे एक मेन पिलर है वो है अपोजिशन। अगर वो अपोजिशन ही स्टेबल नहीं रहेगी तो ये डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप बनने में बहुत देर नहीं लगेगी। डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप तक शायद ये देश थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, और उसे अगर हमें रोकना है तो हम सबको आगे आना होगा। एज अ यंगस्टर, एज अ वोटर, एज अ देश के नागरिक हमें आगे आना होगा, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है वो भारत का लोकतंत्र भारत की ताकत है, और उस ताकत को अगर हम मिलकर नहीं बचाएंगे तो हो सकता है आगे चलकर हम सबको तानाशाही का भोग बनना पड़े। आजकल रूलिंग पार्टी जो है हर एक जगह के, हर एक पार्टी के लोगों को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही है। करोड़ों रुपए खरीद फरोख्त में लगाए जा रहे हैं। अगर वही पैसा देश के विकास में लगाया जाए तो शायद देश में हम सुचारू शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बेसिक सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे। खिलन, आपके साथियों ने बहुत सारी बातें कही, क्या इसमें एड ऑन करना चाहेंगे, और आपकी पर्सनल राय क्या है कि किस तरह का देश का जो माहौल है उसमें बदलाव होना चाहिए? रिसोर्ट पॉलिटिक्स से लेकर दल बदल तक आपके साथियों ने बात की, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? मैं वही जोड़ना चाहूँगा, जब दल बदलू होता है उसके बाद जो दोबारा चुनाव होते हैं, पेटा चुटनी जिसे कहते हैं, उसमें बहुत सारा खर्चा बैठ जाता है। जो खर्चा
कहीं ना कहीं हमारा ही होता है, जो टैक्स होता है उसमें से ही जाता है, वो हमें कम करना चाहिए जिसके वजह से। और दूसरा, जब 1996 में खजुराहो कांड हुआ था, तब जब अपोजिशन पार्टी में थे नेता, वो सामने वाली पार्टी के 55 विधायकों को लेके खजुराहो पहुंच गए थे। और हाल ही में जब मानावदर तालुका पंचायत थी, उसमें से टोटल 15 लोग थे, उसमें से जो पार्टी ए थी उसके 7 थे, पार्टी बी के 6 और अन्य 2 थे। उसमें से 2 दल जो अन्य थे वो खरीदे गए और पार्टी बी जो थी उसका एक नेता जो था वो खरीदा गया। उसके कारण पूरा जो जिस बेस पे वोट किया होता है आइडियोलॉजी पार्टी की, और जो बंदा जो खड़ा होता है उसके ऊपर जो वोट किया होता है वो पूरा चेंज होता जाता है। तो जहाँ की जनता होती है बहुत निराशा हो जाती है। पहले एक नेता को इलेक्ट करके लाने में खर्च होता है, फिर वो जब दल बदलता है तो सामने वाली पार्टी उसे करोड़ों रुपए देके खरीदती है। अब जब वो इस्तीफा देकर दूसरे दल में जाता है, फिर से उपचुनाव आते हैं, फिर करोड़ों रुपए का खर्च होता है। यहाँ देश की जो संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग जैसी, उनका इस्तेमाल तो होता ही है, उनकी एनर्जी तो खर्च होती ही है। देश का माहौल भी बिगड़ता है, देश के नागरिक जो हैं वो असमंजस में पड़ जाते हैं। किसी भी पार्टी से, किसी भी पर्सन से उनका विश्वास जो है वो उठने लगता है। और इसीलिए जो वोटिंग 70%, 80% हुआ करती थी, अब 40, 50, 60% के आसपास निपट जाती है। इसका सीधा संज्ञान देश की पॉलिटिकल पार्टीज को और देश के पॉलिटिकल लीडर्स को लेना होगा कि मतदाताओं के बीच उनका जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। और उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार रूलिंग पार्टी भी है और अपोजिशन पार्टीज़ भी हैं, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स भी कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठाने में असफल रहे हैं। लोकसभा का चुनाव है और इसी तरह के मुद्दे VNM TV पर आप हमेशा देखते और सुनते रहेंगे, क्योंकि अगर बात निकलेगी तभी दूर तक जाएगी। VNM TV को आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM TV का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। डेली हंट, वोडाफोन TV, जियो TV और जियो TV फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM TV को 2400 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार। भाई, चुनाव आ रहे हैं और देश का नेता कैसा हो? ट्रूथफुल, ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी। नॉन क्रिमिनल। चुनाव से पहले वोट करने के लिए पैसे ना दे और चुनाव जीतने के बाद काम करवाने के लिए पैसे ना दे। जमीन से और लोगों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऑनेस्ट एंड अकाउंटेबल। जो विचार और कर्मों में देश हित के लिए सोचे और जिसकी सोच तार्किक हो और जिसके कर्म सार्थक हो। एक ऐसा नेता हो जिससे केवल हम चुने ना, उसे प्रश्न भी कर पाए, बिल्कुल बिना भय, बिना डर के। शिक्षित और सजग होना चाहिए। संघर्षशील और शिस्त वाला। तर्क संगत होना चाहिए। तो सुन लिया ना, सोचे समझे और फिर वोट करिए।